हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों के सामने गुरु शिष्य और शिक्षा में आपस में क्या सहयोग है, क्या सामंजस्य है और कैसे हमको गुरु की प्राप्ति होती है, और एक शिष्य और गुरु के बीच में क्या आपसी सामंजस्य होता है और उसमें शिक्षा का योगदान कैसे एक दूसरे को प्राप्त होता है। दोस्तों, मनुष्य आदिकाल से ही गुरु और शिष्य के सानिध्य में रहा है और उसी से ज्ञान अर्जित करके उसने निरंतर ऊंचाइयों की ओर जाने के प्रयास किए हैं और अपने मार्ग को उज्ज्वल बनाया है। अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आने के लिए हमको गुरु के सानिध्य की अत्यंत आवश्यकता है, तभी हमें सही शिक्षा प्राप्त हो सकती है। उसी से हम जीवन के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे मूल आधार है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आदिकाल से ही हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश की गंगा बहने वाली लोगों ने जन्म लेकर सृष्टि द्वारा जनित मानव को सही रास्ते पर अग्रसित करने के लिए, हर मानव के जीवन में मानवता के गुणों का समावेश करने के लिए किसी न किसी रूप में समाजोपयोगी कार्यों को संपन्न करने और सार्थकता के साथ जीवन यापन करने के लिए गुरु की आवश्यकताओं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा गया। ये हमारे जीवन में आदिकाल से ही हमारे जीवन में ये हुआ है। बिना गुरु के कोई भी इंसान, एक गुरु हुआ फिर दूसरा पैदा हो जाता है। इसी प्रकार जो आज शिष्य है वह कल गुरु बन जाता है। एक दूसरे से शिक्षा प्राप्त करके अपने को पवित्रता और ज्ञान मार्ग में अग्रसित करने के लिए गुरु की महत्ता का योगदान, विद्या मुक्ति की साधना और गुरु को विद्या की अनेकों धाराओं का संगम माना गया है। ये सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक बच्चे की माँ प्रथम गुरु की भूमिका अदा कर नन्हे से बच्चे को पालती है, पोसती है, प्यार करती है, दुलारती है, उसको बड़ा बनाती है, उसको खाना खिलाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, अनेक प्रकार के तौर तरीकों से उसका भरण पोषण करती है, उसी प्रकार अपने बच्चों के लिए पूर्ण समर्पण की भावना उसके अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा शुश्रूषा कर उसे पढ़ने लिखने की भूमिका में पहुंचाने का कार्य एक माँ करती है। ठीक माँ बाप करते हैं, उसी प्रकार एक गुरु एक आम विद्यार्थी के जीवन की सफलता के बीजों का रोपण कर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की भूमिका अदा करने में अहम भूमिका निभाने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से कटिबद्ध रहकर उसको जीविकोपार्जन की अस्मिता में पहुंचाने का सबसे बड़ा विकल्प का कार्य है, तो वह हमारे गुरु के द्वारा ही होता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की परंपरा के अंतर्गत गुरु शिक्षक के आपसी संबंधों की रूपरेखा बहुत दिव्य है। हम जानते हैं कि आज जो शिक्षक होता है कल उसे गुरु बनना है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी गुरु शिक्षक का संबंध अटूट है। गुरु के आशीर्वाद से किसी भी भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। यही सबसे बड़ा विकल्प है। यह किसी भी परिस्थिति में संभव हो सकता है। कठिनाइयों के जाल से भी हम गुरु के आशीर्वाद से उभर सकते हैं। ऐसे कई प्रकरण हमारे जीवन में आते रहते हैं। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दोस्तों, गुरु ही हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने के लिए किसी भी छात्र या किसी भी नागरिक, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का उपमान बनकर उत्तम जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्धता अदा करते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी गुरु हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की छत्र छाया की तरफ अग्रसित करने की सबसे बड़ी पहल है, सबसे बड़ा मानक है। जैसे भी कहा गया है हमारे पुराने शास्त्रों और वेदों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। सच्चा गुरु अगर कोई है तो वह सबसे बड़ा माना गया है। तब भगवान कबीरदास जी ने भी इस बारे में देखिए, उन्होंने भी रचना की है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बसाए। यानी गोविंद तक पहुंचने की, भगवान परमात्मा तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता है तो वह गुरु के द्वारा, गुरु के सानिध्य से ही हमें प्राप्त हो सकता है। ये बात हमारे शास्त्रों में, हमारे जो पुराने कवि हैं उन लोगों ने हमारे लिए रखा है और यह बिल्कुल सत्य साबित होता है। इसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है। ये बिल्कुल हमारे सामने आज बिल्कुल उदाहरण बनकर खड़े होते हैं। प्राचीन इतिहास के अनुसार जैसे हम जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य महान धुरंधर गुरु की श्रेणी में आज गिने जाते हैं, जो सब जानते हैं, जिन्होंने अर्जुन और एकलव्य को सबसे पहले धनुर्विद्या में निपुण बनाया था। अपनी शक्ति को आज भी उन्होंने उस शक्ति से लोगों के सामने एक प्रकार का प्रेरणादायक का काम किया है। ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलती है। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में गुरु और शिष्य के बीच में शिक्षा ग्रहण करने का तात्पर्य था कि ज्ञान अर्जित करना, सेवा भाव और प्रेम की पराकाष्ठा का बाहुल्य करना था। लेकिन जिसके अंतर्गत गुरु दक्षिणा का प्रावधान किया जाता था। जब शिष्य पूरा अपनी शिक्षा पूरी करता था, किसी न किसी रूप में अपनी दक्षिणा वह देता था, क्योंकि दक्षिणा एक, अगर गुरु के सानिध्य में कोई रहता है तो दक्षिणा उनके लिए वह माना गया है, उपहार जैसा माना गया है। तो किसी भी रूप में शिष्य द्वारा गुरु दक्षिणा दी जाती थी। ये पुराने समय की परंपरा है, जिसके अंतर्गत मात्र समर्पण व सेवा भाव मूल रूप से मायने रखता है। लेकिन यह अवश्य था कि जब पुराने समय में जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे वही गुरुकुल के सानिध्य में रह पाते थे और लोगों को जाने का मौका कम मिलता था। आज के बदलते हुए समय में परिस्थितियों ने एकदम भिन्नता पैदा करती है। आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमारी शिक्षा का प्रारूप बिल्कुल बदल गया है। गुरु शिक्षा का मानक बदल दिया है। आज गुरु भी अपनी भूमिका से हट गए हैं, शिक्षक भी उसी प्रकार शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा का प्रारूप भी उसी तरह बदल दिया है। यानी तीनों परिवेशों में परिवर्तन आ गया है। उसके अनुसार हमको आज के जीवन को आगे चलाना है। आधुनिक शिक्षा में सबसे बड़ा मानक किसी भी राष्ट्र समाज के परिवेश में सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण, मानसिक कुशलता, नैतिक और शारीरिक जीवन का विकास करना सबसे बड़ी प्राथमिकता माना गया है। आज के युग में हमारे देश में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप ब्रिटिश शिक्षा के आधार पर 1835 से लागू की गई थी। ब्रिटिश शिक्षा की गई थी। उसमें ब्रिटिश साम्राज्य था, उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा का प्रावधान कहा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता प्राथमिक शिक्षा के आकार को देखते हुए शिक्षा के अधिकार व अधिनियमों का प्रावधान आजकल स्कूली शिक्षा के व्यक्तित्व के निर्माण और मानसिक कुशलता, नैतिक और शारीरिकता के विकास को अधिक महत्व देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज के युग में शिक्षा का स्वरूप जीवन की सफलता को निजी पेशेवर जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। अगर हम जीवन के साथ नहीं जोड़ेंगे, जीविकोपार्जन का साधन नहीं बनाएंगे, तो आज के प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी छात्र कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमको कहीं ना कहीं किसी न रूप में बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के सानिध्य से प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि समय की मांग और आधुनिक परिवेश में जीवन यापन करने की यह सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे कि हम जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1935 में जब उनका शासनकाल था तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली को, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया। एक और जहाँ हमें प्राचीन शिक्षा से, जैसे हम जानते हैं प्राचीन शिक्षा में हमको कृष्ण सुदामा के बीच मित्रता के उदाहरण मिलते हैं, जिनकी शिक्षा गुरुकुल में हुई थी। वहीं दूसरी ओर आज शिक्षा विद्यालय केंद्रित हो गई है, यानी हमको स्कूल जाके विद्या मिलती है। वहाँ पर अध्यापक होते हैं, बहुत से छात्र होते हैं, हर छात्र को मौका मिलता है शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन प्राचीन समय और आज में कुछ अंतर प्रतीत होता है, जिसके अंतर्गत भौतिकवाद के साथ साथ केवल 2 से ढाई साल के बीच में शिक्षा की शुरुआत
किए जाने का प्रावधान किया गया है। आधुनिक शिक्षा के जनक कहलाने वाले श्री जैसे कि हम जानते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, मालवीय चरथावल जी ने 26 दिसंबर 2017 को सत्रों के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व किसी भी बच्चे के अंतर्निहित जन्मजात शक्तियों का, उन्होंने कहा कि किसी बच्चे के अंदर में जो शक्तियां हैं, उनके जन्मजात शक्तियां हैं, उनके विकास, ज्ञान, कौशल और बुद्धि वृद्धि के लिए, वृद्धि एवं व्यवहार में चरित्र परिवर्तन करने के लिए, चरित्र में परिवर्तन करने की प्रक्रिया की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने की प्रेरणा को बल दिया उन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक योग्य, सभ्य और सुसंस्कृत मानक के रूप में सच्ची नागरिकता की बहाल करने के लिए अपने को कटिबद्ध कर सकते हैं और अपने प्रयासों को बल दे सकते हैं। ये प्राविधान उन्होंने शुरू में ही शुरू किया था और उसी के अनुसार आज हम अपनी शिक्षा प्रणाली को जो भी परिवर्तन हमको करके शिक्षा की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सृष्टि की रचना के अनुसार जैसे जैसे समय काल आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे शिक्षा अर्जित करने की विधाएं भी अपने स्वरूप को बदलती गई। ये सब जानते हैं। हर मानव जीवन को किसी न किसी रूप में गुरु की आवश्यकता होती है, तभी जीवन में सार्थकता का समावेश हो सकता है। बिना गुरु ज्ञान के जीवन विकसित नहीं माना जाता है। ये आदिकाल से ही चला है। गुरु के ज्ञान की शौर्य से ही समाज में कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए चिंतन पैदा होता है। यही चिंतन हमें महिमा मंडित करके जीवन में परिवर्तन संभव करने की प्रेरणा देता है और परिवर्तन होता है हमारे जीवन में। अन्यथा हम पृथ्वी में भार स्वरूप जीवन यापन करते। अगर हमें शिक्षा नहीं मिलती तो हर आदमी भार के स्वरूप होता है, जिसको अज्ञान में हम भार, अगर आदमी कोई भी कार्य अज्ञानता से करेगा तो अब भार स्वरूप होता है। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमारे लिए गलत होता है। इसीलिए शिक्षा की उपयोगिता बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह किसी रूप में भी हमें मिले। कोई भी व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँचकर ज्ञान रूपी प्रकाश को संसार में फैले अंधकार के चारों ओर के परिदृश्य को आलोकित करने के लिए शक्ति प्राप्त करता है, तो यह सब गुरु द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान के कारण ही संभव है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु अपनी ही जगह रह जाता है और उसका शिष्य जो है वह चेला कहीं पहुंच जाता है, आगे निकल जाता है, बड़े बड़े पदों में चला जाता है। और यह सब सरस्वती का आशीर्वाद होता है, परमात्मा का आशीर्वाद होता है। सरस्वती की कृपा से वो आगे पहुंच जाता है, उसमें विद्या का संचार हो जाता है, निधाई रहता है। लेकिन सरस्वती माँ तक पहुँचने के लिए भूमिका उसी गुरु की। अगर भगवान तक हमको अगर कोई पहुँचाता है तो वह गुरु ही पहुँचाते हैं। गुरु अगर हमारे ऊपर सरस्वती का वरदान होता है, हमें विलक्षण प्रतिभा होती है, हमें अच्छी ज्ञान आता है, कोई लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, तो वह सब सरस्वती का वरदान होता है। उन्होंने कहीं ना कहीं सरस्वती का उनमें योगदान होता है, परमात्मा का योगदान होता है, वह आगे बढ़ते हैं। महान गुरु ही जीवन का सच्चा निर्माता होता है। गुरु अपने बुद्धि, विवेक और कौशल से किसी भी शिष्य के चरित्र का निर्माण करने में सक्षम हैं। किसी भी गुरु की इच्छा यही होती है कि उसका शिष्य उसके आगे उन्नति करे, जिसके लिए वह हमेशा भरसक प्रयास भी करते हैं। त्रेता युग में भी हम देखते हैं कि अवतरी भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा मर्यादा की रक्षा और ज्ञान की प्रासंगिकता की महिमा मंडन करने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी से हमेशा हर कार्य को शुरू करने से पहले उनकी आज्ञा का अनुपालन करने की प्रेरणा प्रदान की, जो गुरु की गाथा का जीता जागता उदाहरण रामचरितमानस में परिलक्षित होता है। आज भी हम उसको पढ़ते हैं। आज भी जहाँ हम रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार के प्रकरण हमको लगातार मिलते हैं कि रामचंद्र जी अपने मर्यादा की रक्षा के लिए गुरु की प्रेरणा से के आगे कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गुरु की प्रेरणा प्रदान की। महाभारत में पांडवों द्वारा गुरु द्रोण की आज्ञा अनुसार हर कार्य को संपन्न किया गया था। इसी अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त ने भी, हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य को गुरु थे। चाणक्य जो हैं बहुत ही विद्वान मनुष्य माने जाते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य को गुरु माना। इन्हीं महान विभूतियों ने गुरु की महत्ता को समाज के आगे रखकर
भविष्य की नींव को मजबूत करने की सोच पैदा की, जिससे भारत भूमि में आचार संहिता और मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करने की शिक्षा प्राप्त हुई। दोस्तों, ये हमारे पुराने लोगों की, जो पुराने हमारे वैचारिक लोग थे, उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे आगे रखी, जो हमारे लिए आज उदाहरण का है। अब हम पुराने से नए में जा रहे हैं, तो हम पुरानी शिक्षा की पद्धति से नई शिक्षा पद्धति में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसके अनुसार हम अपने जीवन को परिलक्षित कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी होनहार छात्र के उज्जवल भविष्य, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धि और समाज में हर सामाजिक और पारिवारिक आदर्शों की पहल करते हुए जीवन का निर्माण करने की ओर ध्यान आकर्षण करके सभी के मनोबल को ऊंचा उठाने के नए नए संसाधनों का निर्माण कर देश की उन्नति की सोच पैदा करने के लिए भरसक कोशिश करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए हर आदमी को। अगर हम बल नहीं देंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। विवेक, विस्तार, नए कीर्तिमानों के प्रति इच्छा शक्ति को जागृत करना, जीवन के सही पहचान की पहल यानी पहचान एवं व्यावहारिक शिक्षा व्यवस्था का सृजन कर विकास की गति में तेजी लाने के प्रयासों से प्रत्येक नागरिक को जोड़ने का प्राविधान आज की शिक्षा प्रणाली में है। पहले भी ऐसा था, लेकिन पहले सीमित साधन थे, सब गुरुकुलों में पढ़ते थे, उसमें जनसंख्या का घनत्व बहुत कम था। आज बढ़ते हुए घनत्व में, आज बढ़ती हुई आवश्यकताओं में, आज शिक्षा के प्रसार में प्रतिस्पर्धा के दौर में हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना है। दोस्तों, एक जगह कहा भी है, विद्या ददाति विनयं विनयादि पात्रतं पात्रतां धनाद धर्मम तत्सुखम। अर्थात इसका मतलब ये है, विद्या ददाति विनयं विनयादि पात्रतं, अर्थात ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं, जिससे हमें जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है। ये सब प्रवृत्तियां हम गुरु की कृपा से प्राप्त करते हैं। गुरु एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन में विद्या, बुद्धि और विवेक रूपी धन की प्राप्ति कर अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। संसार में जितने भी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व का अवतरण हुआ है, यह सब गुरुओं के आशीर्वाद का श्रेय है। अगर वह नहीं होते तो हम इसीलिए ये कहा गया है, विद्या ददाति विनयं विनयादि पात्रतं पात्रत्वात् धनोपाप्नोत् धनाद धर्मं तत्सुखम। इसका सही अर्थ यही है। मानव जीवन की प्रगति के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन हो गए हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करना शिष्य का लक्ष्य होता था और ज्ञान, विनम्रता, अनुशासन, प्रेम और भक्तिभाव के अभिभूत होकर जीवन की कर्मठता को बल दिया जाता था। समस्त संस्कारों को शोभित करना गुरु का प्रसाद होता था और वांछित निर्धारित नियम पद्धति का अनुपालन करना शिष्य का लक्ष्य होता था, जिससे गुरु की महिमा को परमात्मा के ऊपर रखा गया है। परमात्मा का मार्ग गुरु के द्वारा ही प्रशस्त किया जाता है। बिना गुरु के वह मैंने बताया भी अभी आपको ऊपर, गुरु गोविंद दोनों खये काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो परमात्मा ने हमको अगर गुरु को पहले कहने के लिए कहा, गुरु ही हमारे मार्गदर्शक है। माता पिता किसी भी व्यक्ति के जन्मदात्री हैं, जिनके द्वारा हमारा पालन पोषण होता है। आदर्शता का पाठ तो हम गुरु से ही प्राप्त करते हैं। आज के परिवेश में शिक्षा अर्जन करना रोटी रोजी हो गई है, ये सब जानते हैं। जो शिक्षा की जगह व्यापार का भी रूप लेते जा रही है। जहाँ तक आपसी संबंधों का ताल्लुक मात्र औपचारिकता रख गई है, अब न शिष्य रहा न गुरु, सब व्यापारीकरण में परिवर्तित होते जा रहा है। हाँ, माध्यम है, विद्यालयों का निर्माण किया गया है। अब शिक्षा पेशे से जुड़ गई है, क्योंकि आधुनिक परिवेश और सिमटती हुई शिक्षा नीति की अवधारणाओं ने परिवर्तन को जन्म दे दिया है, जिससे शिक्षा रोजी रोटी से जुड़ गई है, जिससे आपसी मान सम्मान, व्यवहार, आदर सब धीरे धीरे औपचारिकताओं का रूप लेते जा रहा है, जिसके कारण नैतिकता में निरंतर गिरावट आ रही है। ये कमियां भी आ रही हैं। दोस्तों, इन कमियों से हमको दूर करना है। शिक्षा को कभी भी गिरने नहीं देना है। शिक्षा का स्तर अगर गिर जाएगा तो मानव जीवन का अस्तित्व भी गिर जाएगा, ये निश्चित है।
तो शिक्षा के स्तर को हमें किसी न किसी रूप में स्तंभ की तरह खड़ा रखना है। ये हमारी सरकार का भी काम है, हमारे समाज का भी काम है, हमारे छात्रों का भी काम है। सभी लोगों का इसमें योगदान होना चाहिए, तभी हम शिक्षा नीति को आगे बढ़ा सकते हैं और सही शिक्षा की पद्धति से अपने देश को भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। एक समय था जब गुरु को श्रेष्ठ पदवी से इंगित किया जाता था। गुरु का एकमात्र लक्ष्य रहता था कि अपने शिष्य को सर्वोत्तम बनाने के लिए धर्म व निर्वहन किया जाए। धर्म का गुरु शिष्य संबंधी आध्यात्मिक संतुलन संबंध थे, क्योंकि गुरु की परमात्मा की प्राप्ति के मार्गदर्शन माने जाते थे। जीवन के सारे रहस्य गुरु द्वारा संचित किए जाते थे। जो मानव गुरु की महिमा को आत्मसात कर लेता था वह भवसागर में ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित हो जाता था। अगर गुरु का सच्चा ज्ञान मिल गया तो वह हमेशा ज्ञान रूपी प्रकाश से विभूषित हो जाता था। मानव शरीर की आत्मा का रहस्य और दर्शन, प्रत्येक जीवन की मीमांसा यानी इच्छाएं, ईश्वर की आराधना, इस भवसागर का आश्रय, यह सब गुरु की कृपा पर आधारित है। आत्म उद्धार की खोज में अगर संलग्न लोग अभी भी सच्चे गुरु की महिमा से सफलता हासिल करने में सक्षम होते हैं, लेकिन अब वह त्याग, समर्पण और आत्मबल चुनिंदा लोगों के अंतःकरण में ही दिखने को मिलता है। इसीलिए प्राचीन समय से ही गुरु को पारंपरिक और पथ प्रदर्शक का प्रतिमान माना गया है। यही मानव जीवन के वास्तविक आत्मज्ञान, आत्मबोध और सरल सादगी यात्रा का सही मार्गदर्शन है। दोस्तों, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज के परिवेश में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन लोग भी अपनी मर्यादा को भूलकर शिक्षा को मात्र औपचारिकता मानकर व्यापारीकरण ज़्यादा और शिक्षा की गुणवत्ता कम करने का आधार या प्रचार प्रसार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लोग समय चाहे कैसा भी हो जाए, लेकिन शिक्षा की अनिवार्यता को मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। शिक्षा की अनिवार्यता वही रहेगी। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम शिक्षा के वास्तविक मूल्यों की अहमियत को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जिसके कारण नैतिकता में निरंतर गिरावट आ रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। हमको अपनी नैतिकता को सुसज्जित रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंत में शिक्षा मानव जीवन के गले की हार के समान है। इसकी गुणवत्ता और महत्ता का जितना सम्मान किया जाए, उतनी ही गुणवत्ता में सकारात्मक निखार पैदा होता है। गुरु शिष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों की अनदेखी न की जाए। किसी भी रूप में ज्ञान अर्जित किया गया हो, उसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। औपचारिकता जीवन का आधार नहीं बनना चाहिए। इससे भविष्य में रुकावटें पैदा होगी और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, महत्ता का सम्मान करना चाहिए। मान मर्यादा के अनुसार समाज में गुरु शिष्य को अपने कर्तव्य का निर्वहन कर हर हालत में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। ये आज के शिक्षा प्रणाली को भी सोचना चाहिए। इस बारे में जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें समाज में देखने को आती हैं। आज शिक्षा प्रणाली में ऐसा परिदृश्य नज़र आ रहा है। आज भी समाज में अनेकों हस्तियाँ ऐसी हैं जो अपनी इच्छा शक्ति और प्रतिभा को निखारने के लिए सच्चे गुरुओं की शरण के सानिध्य में रहते हैं और उन्नत जीवन की सार्थकता के लिए कृत संकल्प होकर कटिबद्ध रहकर समाज में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। ऊंचे पद में से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आएगी जब तक हम शिक्षा की अनिवार्यता, पारदर्शिता को नहीं समझते हैं। मात्र अपने जीवन का पालन पोषण करना ही परिमार्जित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अपना जीवन हमने भर लिया, अपने बच्चे पाल लिए, वही परिमार्जित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। उसे कार्य रूप में परिलक्षित कर समाज, राष्ट्र, विश्व कल्याण में किसी भी रूप में व्यावहारिक रूप से योगदान के लिए ही गुरु ज्ञान और सच्चे शिष्य का अनुसरण करके नए लक्ष्यों को हासिल कर समाज उपयोगी बनाना भी शिक्षा की सही तस्वीर है। अगर शिक्षा की सही तस्वीर अगर हम समझते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति में नए नए प्रयोगों, साधनों का सही चयन, उचित पाठ्यक्रम, देश काल परिस्थिति के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था, व्यक्ति समाज के विकास को गति प्रदान करना, बौद्धिक विकास को आगे बढ़ने के प्रयासों, औद्योगिकरण के परिवेश में ज्ञान के प्रयोग में जोर देकर व्यावहारिकता के माहौल का वातावरण निर्मित करना सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने की सोच को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता पर बल दिया
जा रहा है। ये हमारी सरकार भी कर रही है और हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण कर किसी भी भावी नागरिक को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, ये आज की शिक्षा का मूल उद्देश्य हो गया है। लेकिन अपने नैतिक कर्तव्यों को हमको नहीं भूलना चाहिए। हम परीक्षा पास करके बड़े बड़े पदों में चले जाते हैं, लेकिन अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं। यहीं पर शिक्षा का हनन होता है। इसको हमको नहीं करना है। इससे हमें बचाव रखना है। जीवन निर्वाह करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए हमें अपने लक्ष्यों का भी निर्धारण करना है। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता को समझना हर मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम भावी पीढ़ी को संस्कारवान और सही आचरण के साथ उत्कृष्ट जीवन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और आज शिक्षा, शिक्षक, शिष्य और शिक्षा के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें नई शिक्षा के जैसे हम डिजिटल युग में जा रहे हैं। अनेक प्रकार के औद्योगिक मशीनीकरण हमारा हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया है। इन कार्यों में भी शिक्षा की पद्धति को अपने पुरानी पद्धति के अनुसार रखना चाहिए। तभी हम ऊंचे ऊंचे पदों में जा कर के देश का विकास कर सकते हैं। केवल अपना जीवन निर्वाह करना मनुष्य का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक शिक्षक, शिष्य और विद्या का आपसी सामंजस्य सहयोग, आपसी सामंजस्य से एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है, एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक अच्छे इंसान का निर्माण होता है, एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, एक बहुत ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है और विश्व में वो अपना नाम कमाता है। हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को इस अनुरूप बनाना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली लगातार बढ़ती रहे। हमारी नई शिक्षा पद्धति का हमको नई खोज करनी चाहिए, नई प्राविधानों को सोचना चाहिए, नई गतिविधियों में जोर लगाना चाहिए। अनेक सभी छात्रों को शिक्षा के लिए कटिबद्ध होकर जो भी नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमें लगातार आगे बढ़ना है। हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अगर शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा अगर सुदृढ़ रहेगी, शिक्षा में अगर पारदर्शिता रहेगी, शिक्षकों की भूमिका अगर अच्छी रहेगी, छात्रों का शिक्षा के प्रति लगाव रहेगा, तो निश्चित ही है कोई भी देश को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र दूसरे हमारे देश को किसी भी चीज़ में चुनौती नहीं दे सकता है। हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा केवल लिखना पढ़ना नहीं होता है। शिक्षा हम खेल जगत में प्राप्त करें, किसी भी कला कौशल में प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का मापदंड बहुत बढ़ गया है। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा का विस्तार हो चुका है। आज शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़ गया है। लेकिन हमें अपनी नैतिकता को, अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें शिक्षक, शिष्य और शिक्षा के बीच का जो सामंजस्य है उसको हमेशा के लिए स्थापित रखना चाहिए। यही मेरी भावी पीढ़ी वालों से भी अपेक्षा है और सभी लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि शिक्षा के स्तर को बिल्कुल न गिरने जाएं। शिक्षा में जो हमको शिक्षा के द्वारा जो हमने प्राप्त किया है, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, या हमें जो अच्छे बुद्धिजीवों के द्वारा जो इस प्रकार की शिक्षा मिलती है, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, उनका सही आंकलन करके उनका अनुसरण करना चाहिए। उनके अनुसार जीवन बनाना चाहिए। देश की उन्नति के लिए हमें शिक्षा को अधिक से अच्छी से अच्छी शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। चाहे हम खेती करते हैं, खेती भी आजकल बिना शिक्षा के नहीं संभव है। चाहे हम कुछ भी करते हैं देश की रक्षा की करने के लिए सैनिक होते हैं, वो भी अगर हमारा सैनिक शिक्षित होगा तो हमारे देश में कोई भी बाहर का आक्रमण नहीं कर पाएगा। हमारा हर क्षेत्र, हमारा उद्योग बढ़िया होगा। हमारे सभी लोग अगर अच्छी शिक्षा से शिक्षित होंगे, उनको पूर्ण अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो शिक्षा का मान मर्यादा का अगर हर आदमी ध्यान रखेगा तो हम चहुँ दिशाओं से उन्नति करेंगे और देश की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए नतमस्तक होगा हम प्रयास करेंगे। और हमारा यही संकल्प होना चाहिए कि हम कभी भी शिक्षा के स्तर को न गिरने दें और शिक्षा
शिक्षा को के स्तर को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोगों में जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें भी उनके अनुसार चलना चाहिए। यही सच्चे देश का यही कर्तव्य होता है। अगर हर समाज आगे बढ़ेगा, अगर हर समाज की सोच, हर आम आदमी की सोच अगर शिक्षा के प्रति अच्छी होगी तो हमारा देश उन्नति करेगा। इन्हीं भावों के साथ मैं दोस्तों, यदि आपको मेरा यह जो मैंने कहा, जो वाणी कही, जो रचना की, वह अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों अधिक से अधिक लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी कुछ आपसे सीखने के लिए मिले, मेरा मनोबल बढ़े। और शिक्षा के स्तर में हम जो भी कर रहे हैं वह भी अभी हमारे लिए बहुत कम है। हमको इसकी उपयोगिता को अधिक से अधिक इसका लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, आज हमारा भौतिक शास्त्र आगे बढ़ रहा है, रासायनिक शास्त्र आगे बढ़ रहा है, हम वनस्पति क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, हम ये उस वनस्पति में आगे जा रहे हैं, हम जीव शास्त्र में आगे जा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको इसकी उपयोगिता को कभी भी नहीं गिरने देना है। शिक्षा अगर हमारी रहेगी तो हमारा नागरिक कहीं न कहीं से उन्नति करेगा, किसी भी क्षेत्र से वह अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी उन्नति होगी, यही हमारे देश के सब लोगों की सोच होनी चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा के स्तर को मजबूती प्रदान करने के लिए हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और शिक्षा की जो मापदंड हमें दिए गए हैं उनके अनुसार हमको चलाना चाहिए। उसी से हमारा एक भावी नागरिक आगे बढ़ेगा और वह अच्छी पदों में जाकर देश की तरक्की के कार्य करेगा। दोस्तों, सबका मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा और शिक्षक, शिक्षित और शिक्षा के बीच में सामंजस्य बना रहे, सभी को अच्छी बुद्धि आए, विवेक आए, ज्ञान आए, सबका मनोबल आगे बढ़े, सबको अच्छी शिक्षा सीखने का मौका मिले। यही हमें पुराने शिक्षा से लेकर के नई शिक्षा की तरफ बढ़ना है। जो हमें नई आवश्यकताएं हैं उनकी उपयोगिता को हमको समझना चाहिए, उनके अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मेरा सब लोगों से निवेदन है। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। दोस्तों, भारत माता की जय।